यूक्रेन संकट अब कयासों और आशंकाओं से बहुत आगे बढ़ गया है। इसके 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूस ने विद्रोहियों को खुले तौर पर फौजी मदद देने का भी ऐलान कर दिया। अगर रूसी फौज की हलचल यूक्रेन की सीमा पर तेज होती है तो इसका सीधा मतलब होगा जंग का आगाज। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं और झड़प में यूक्रेन का एक जवान शहीद हो गया है। ऐसी हलचल के बीच अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध थोपने शुरू कर दिए हैं। साथ ही पुतिन को चेतावनी दी जा रही है कि अगर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन में टकराएंगी महाशक्तियां। रूस की फौज बढ़ी, अमेरिकी भौहें तनी। पुतिन को रोक पाएगी प्रतिबंधों की लगाम। एक और पुतिन का पावर, दूसरी ओर अमेरिका का रणनीतिक दबाव, और इसके बीच फंसा है एक देश यूक्रेन। वो यूक्रेन जो आर्थिक बदहाली पहले से झेल रहा था, अब आंतरिक गृह युद्ध ने उसे भीतर तक तोड़ दिया है। इतना कि रूस को उसके 2 टुकड़े करने में सिर्फ ऐलान भर का वक्त लगा। लेकिन यूक्रेन के लिए बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद उसे अस्थायी अमली जामा पहनाने के लिए अपनी सेना भी उतार दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास को सैन्य मदद देने के ऐलान के साथ 100 ट्रकों में रूसी सैनिकों को यूक्रेन भेज दिया। यही नहीं, यूक्रेन की माने तो रूसी सेना से संघर्ष में उसका एक जवान शहीद भी हो चुका है और अब तक संघर्ष में 6 यूक्रेनी जवान घायल हुए हैं। उधर बेलारूस में पहले से तैनात रूसी फौजों की हलचल भी अचानक से बढ़ गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर कम से कम 100 मिलिट्री गाड़ियां तैनात हो गई हैं और दर्जनों टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी सीमा पर यूक्रेन रूस बॉर्डर पर एक मिलिट्री अस्पताल भी तैयार किया गया है। ये तस्वीरें अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने जारी की हैं। पश्चिमी देश इसका सीधा मतलब यही निकाल रहे हैं कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। Now that Russia has moved against Ukraine, so too have we moved on our strong and unified response. This afternoon, the President announced the first round of sanctions on Russia in response to its actions. These have been closely coordinated with our allies and partners. We'll continue to escalate our sanctions if Russia escalates its aggression. यूक्रेन अमेरिका की ओर आस लगाई है, जबकि अमेरिका वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अब तक की धमकियां और रूस के सामने पेश की गई आर्थिक चुनौतियां पुतिन पर बेअसर रही हैं। एक ओर पेंटागन जंग टालने का विकल्प तलाशने में जुटा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन मृतक सैनिकों और घायलों का हवाला दे रहा है। सोशल मीडिया में भी यूक्रेन को लेकर कई वीडियो वायरल हैं। एक वीडियो में जहां यूक्रेन में धमाका दिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में इस धमाके का आफ्टर इफेक्ट। ये वायरल वीडियो कितने सच्चे या कितने सतही हैं, आज तक इनकी पुष्टि नहीं करता। पर यूक्रेन को लेकर पुतिन का इरादा किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका दूसरे देशों को लामबंद करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन मसले पर मीटिंग हुई। नेटो समूह भी सक्रिय है। नेटो के मुताबिक इस बात के संकेत हैं कि रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमले की योजना बना रहा है। इस बीच पुतिन ने भी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव संग बैठक की। दिखाई यही दे रहा है कि यूक्रेन के मददगारों की कोशिश पुतिन को अगला कदम उठाने से रोकने की है। पुतिन जो फैसला ले चुके, उसे पलटने का मादा फिलहाल नजर नहीं आता। आज तक ब्यूरो। तो अभी तक जो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि नहीं, युद्ध की आशंका भले ही है लेकिन युद्ध होगा नहीं, आज की तारीख में भी क्या दावे के साथ यही कहा जा सकता है? यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्योंकि बहुत तेजी से हालात पूरी दुनिया के बदल रहे हैं और दोनों खेमों की जो मुलाकातें चल रही हैं, दोनों खेमों की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं, उसमें अहम शब्द हो जाता है खेमा।
अगर वाकई ये केवल रूस और यूक्रेन के बीच की बात नहीं है, अगर जिस तरीके से जो बाइडेन आगे आकर ये सारा एक तरह से नेतृत्व अपने हाथों में लेते हैं, तो उस दौर की भी याद ताजा हो जाती है जिसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता था। अब कितना शीत उसमें बचा है और कितनी युद्ध की गर्मी आ रही है। आज की तारीख में रूस कितना समझदारी से काम लेगा या फिर नहीं लेगा, या फिर उसे जो अचीव करना है उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, ये सारी बातें आशंकाओं के दायरे में इस समय है या उससे निकल चुकी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक केसी सिंह, पूर्व राजनयिक विष्णु जी हमारे साथ, विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हमारे साथ हैं। एम्बेसडर केसी सिंह, पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि आज के हालात आप किस तरीके से परख रहे हैं। क्या टकराव के बादल अभी भी उसी तरीके के बने हुए हैं, या फिर हम ये समझें कि रूस को समझाया मनाया जा सकता है, प्रतिबंधों से डराया जा सकता है कि आगे कोई कदम वो न उठाए? देखिए, जहां डिप्लोमेसी बातचीत की बात है, वो तो फिलहाल अमेरिका ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उनकी मीटिंग इनके विदेश मंत्री लैवरॉव से होनी थी। अब उन्होंने कहा जब इन्होंने अंदर अपनी फौज ही भेज दी, अब बातचीत का कोई मायना नहीं है, तो इसलिए फिलहाल अमेरिका ने तो दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि यूरोप के जो नेता है वो कुछ कोशिश करते रहेंगे। अब देखने वाली चीज ये है कि उस क्षेत्र में तो अब खुल के रूस आगे आ गया है। दोनबास जिसको कहते हैं, जिसके 2 सूबे जो बीच में हैं, उसके कुछ हिस्से इन्होंने रोक रखे हैं। अब वहां पे क्या धक्का लगा के पूरा डॉनबास में इनकी फौज काबू करने की कोशिश करेगी, पहला खतरा तो ये है। तो उसमें फिर लड़ाई होगी, कुछ थोड़ी मोटी आमने सामने गोलीबारी तो चल रही है। दूसरा ये है कि रूस की फौजें ऊपर से बेलारूस में भी हैं, जहां से वो कीव जो कैपिटल है, जो इनका यूक्रेन का कैपिटल है, वो ज्यादा दूर नहीं है। कहीं ये ना हो कि किसी समय वो ये कोशिश करें कि कीव में जाके प्रेशर डाला जाए और उनकी सरकार को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं 2014 से, जबकि जो वहां के राष्ट्रपति जो रूस के पक्ष के थे, उनको एक पॉपुलर प्रोटेस्ट में निकाल दिया गया और डेमोक्रेसी लोकतंत्र की लहर वहां चल पड़ी यूक्रेन में। क्या रूस उसको बदलना चाहता है? 2014 से पहले जो स्थिति थी उसमें जाना चाहता है कि एक ऐसी सरकार हो जो रूस के पक्ष की हो। तो अकेला ये नहीं है कि वो कहीं नेटो नहीं आप ज्वाइन कर सकते या आप पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब ना जाओ। क्या वो बुनियादी तब्दीली वहां पे लाना चाहते हैं? अगर तो वो लाएंगे फिर तो ये लड़ाई बढ़ सकती है। अगर सिर्फ जितना अंदर इन्होंने प्रवेश किया है थोड़ा मोटा बढ़ा के वहीं पे रुक जाते हैं तो रुक सकता है। लेकिन मैं आखिर में ये कहूंगा कि एक गलती जो पुतिन ने शायद की है, उनका ख्याल था कि शायद पश्चिमी देशों में जो कोई तरेड़े आ जाएंगी, जर्मनी रूस को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनकी जो गैस की पाइपलाइन है वो जर्मनी के लिए निहायत जरूरी थी। लेकिन सारे ये इकट्ठे हैं, इसमें यूरोप इकट्ठा हो गया है, और अगर पुतिन ये चाह रहे थे कि इनमें तरेड़े पड़ जाएंगी और कुछ मेरे साथ आएंगे, कुछ अमेरिका के साथ जाएंगे, तो वो असफल रहे हैं। तो अब इसके बाद इन्होंने निर्णय करना है कि इसमें इनको फायदा है या नुकसान है, या अब किसी समय पे ये मेज पे बैठ के बातचीत सही तरीके से करें। जी, दुनिया के लिए भी वही बेहतर। लेकिन हम मैप के जरिए जरा लोगों को समझा भी देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विवाद है जिसके बारे में बहुत अधिक लोग और बहुत गहराई से जानते नहीं है। तो जो नक्शा है, जो मानचित्र है इस क्षेत्र का, उसके जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से रूस की जो सीमा लगती है यूक्रेन से, और उसमें पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर जो रेबल्स हैं उन्हें समर्थन के तौर पर, लेकिन सीधा निशाना कहां यूक्रेन पर आ जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए वो मैप हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जनरल हसनैन, अगर हम सीधे तौर पर यूक्रेन और रूस की बात कर लेते हैं तो मुकाबला ही नहीं है। अगर रूस चाहता है कि वाकई वो युद्ध छेड़े और वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा, तो उसका निष्कर्ष सब जानते हैं। हो सकता है कि उनके सैनिक मार्च करें और वहीं पर युद्ध का नतीजा निकल जाए। जिस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, आशंकाएं कितनी बड़ी हैं इस समय कि दुनिया 2 धड़ों में बंटी? देखिए, ये आजकल का जमाना
वो कन्वेंशनल लड़ाई का जमाना नहीं है। बेशक रूस ने 1956 में हंगरी के ऊपर इसी तरह से वार किया था, 1968 में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इसी तरह से वार किया, वो किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, तो वो जमाना दूसरा था। आजकल का जमाना अलग है और यूक्रेन एक 48 मिलियन का देश है, उसके लिए ऑलरेडी पहले भी उदाहरण है, जैसे इराक में हुआ, आपने देखा अमेरिका के साथ क्या हुआ इराक में, 2003 में इराक में घुसे, 2011 तक पछाड़ नहीं सके इराक को, वो कंट्रोल नहीं कर सके। अगर हम समझते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर, डोनबास के अंदर चढ़कर और 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अपने आप को विक्टोरियस समझेगा, मैं समझता हूं ये मिलिटरली सरासर गलत होगा ये सोच, क्योंकि आजकल की लड़ाई जो है वो ज्यादातर हाइब्रिड लड़ाई है। और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी आवाजें उठ रही हैं यूक्रेन के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, स्टूडेंट्स जो है वो बातचीत कर रहे हैं, सिटीजन्स बातचीत कर रहे हैं, तो रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये स्थिति जो है ये रूस बना रहा है कि इसलिए क्योंकि वो जो हर एक्शन कर रहा है वो आप समझिए स्क्रू ड्राइवर का एक और घुमाव है, वो कोवर्शन है, वो एक मैसेज आ रहा है यूरोप को और अमेरिका को। और जो एम्बेसडर केसिंगसन साहब ने अभी समझा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सब एक साथ हो चुके हैं। खासतौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि ये $11 बिलियन की जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो आर्टरी बननी थी, पाइपलाइन बननी थी, बन रही है, उसके लिए सहमत नहीं रहेगा जर्मनी। ये बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी रूस को। तो मैं समझता हूं नॉन मिलिट्री तरीकों से और साथ में एक पीपल्स रैलिंग टुगेदर, उससे जो है यूक्रेन के अंदर जो होगा वो एक मैसेज होना चाहिए रूस को के लिए कि वो ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से हंगरी या चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जैसे वो हावी हुए थे वो नहीं हो पाएगी इस दफे। मगर बेशक स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है स्टेयर करते रहेंगे, दोनों तरफ देखते रहेंगे, आंखें बनाते रहेंगे, देखेंगे कौन किसकी जो है पलक जो है वो पहले झपकेगी। जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। जनरल दयाल, जिस तरह से रूस अभी तक आगे बढ़ रहा है, अव्वल तो ये मैं समझना आपसे चाहती हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि एक ऑल आउट वॉर हो सकता है क्या, या फिर जिस तरह से वो अगर हम मैप में समझें कि जो ईस्टर्न यूक्रेन वाले हिस्से में वो धीरे धीरे उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बेलारूस में पहले से उसकी मौजूदगी है और रूस को मालूम है कि शायद कुछ तो बातों से भी, चेतावनी से भी, दबदबे से भी काम उसका चल जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को, इस नक्शे से हम कैसे समझें? देखिए, अगर आपको इस नक्शे पर एक 3 चीज बहुत क्लियर है पिछले 2 महीने से। एक कंप्लीट, अगर आप इस नक्शे पे देखें कि जो नॉर्थ है वो रशिया और बेलोरशियन बॉर्डर है जो कि कंप्लीटली रशिया के कंट्रोल में है और जहां ऑलमोस्ट 1,20,000 ट्रूप्स है। और अगर आप कीव को एड्रेस करना चाहते हैं तो आप नॉर्थ से, सबसे पहले अगर आप देखें तो नॉर्थ से कीव इजीली एड्रेसेबल था जी। कीव का डिस्टेंस अगर फारदेस्ट है और ऑब्स्टिकल है ड्नाइपर रिवर है कीव के ईस्ट में, मतलब रशिया की तरफ अगर आप देखें तो ड्नाइपर है जो कि बहुत बड़ी अपने आप में एक फॉर्मिडेबल रिवर है। और साउथ में अगर आए तो ये एरिया क्रीमिया पे जाता है। देखिए, आप अगर साउथ की तरफ आए तो क्रीमिया है, क्रीमिया ऑलरेडी एक रशियन है। डोनेट्स साउथ में, डोनेट्स और लुगांस नॉर्थ में दोनों रेबल्स के पास थे, तो रशियन कंट्रोल है वहां। पिछले 6 साल से रशियन, 7 साल से रशियन कंट्रोल है। तो ये एरिया ऑलरेडी रशियन के रेबल्स के कंट्रोल में था। अब रशिया जो है पिछले 2 महीने से बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वो अपना जो उसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि जो सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स थे, CIS स्टेट्स थे, उनमें नाटो की कोई प्रेजेंस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूक्रेन को अगर नाटो को डिफेंड करना था, नाटो को अगर फोर्सेस डिप्लॉय करनी थी, तो रशिया तो 2 महीने पहले फोर्सेस मोबिलाइज कर चुका है ना। नाटो ने कोई फोर्सेस मोबिलाइज नहीं की। नाटो की एक प्रेजेंस है, अपने बेसिस हैं, उन पे है। नाटो ने सिर्फ, कल बाइडेन की एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि नाटो जो है, नाटो की जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करेगा। रशिया अभी तक ऐसी कोई इंटेंशन शो ही नहीं की है कि मैं बाल्टिक स्टेट्स में जाना चाहता हूं, मैं पोलैंड को। रशिया सिर्फ यूक्रेन फोकस्ड है। तो अब रशिया का जो अभी है ऑल आउट वॉर रशिया क्यों करेगा? जो रशिया हासिल करना चाहता है वो तो रशिया ऑलरेडी हासिल कर चुका है। एक्चुअली 90% उसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 10% है चेंज ऑफ गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट इन यूक्रेन विच इज प्रो रशिया। उसके लिए ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैं नहीं समझता कि ये फेज 1 है जो कि उसने
पीस कीपिंग के तौर पे जो उसकी टेरिटरी है उसको डिफेंड किया है। जो डोनेट्स्क और लुगांस्क की टेरिटरी है उसको रशिया अब डिफेंड करेगा, उस पे यूक्रेन अटैक नहीं कर पाएगा। एक अंदेशा था, शायद एक रशिया के मन में भी डाउट होगा कि इस गाब में कहीं यूक्रेन ना प्रीएम्प्ट कर दे। हालांकि यूक्रेन के पास हम सब कह रहे इतनी फोर्सेस नहीं है, लेकिन वॉरफेयर का जो तरीका है वो सिर्फ इकोनॉमिकली या सिर्फ फिजिकली नहीं, उसके काफी डायमेंशंस है। और यूक्रेन काफी हद तक मैं समझता हूं जैसे ड्रोन्स, इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड है, ऐसी बात नहीं है। यूक्रेन की ग्राउंड पे फोर्सेस नहीं है और यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस पे रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। नाटो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये फेज वाइज है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स होंगे, ये फर्स्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेड है जिसमें एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए नाटो या अमेरिकन कहते हैं हम ओलिगार्क्स को भी, ओलिगार्क्स जो रशिया की इकोनॉमी में ओलिगार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। रशिया के दो मेजर बैंक हैं जिसके थ्रू रशिया ट्रेड करता है, वो दोनों पे सैंक्शंस है। सिंगल आउट, अब इन सैंक्शंस को कितना मॉनिटर कर सकता है यूक्रेन, नाटो या अमेरिका? सैंक्शंस लगाई सेक्शन 2014 में भी, लेकिन रशिया कोल्ड वॉर में, अगर मेरे साथ बहुत सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर भी तो रशिया सोवियत यूनियन तरीके लगाता था ना, इंडिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड करता था। कल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिस कारण आज ये सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। एम्बेसडर सीकरी, आपसे समझना चाहती हूं कि आपकी राय क्या है इस समय। क्या जो दुनिया ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं रूस पर, पुतिन उसके सामने झुकते हुए आपको दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है दुनिया की धमकियां काम आएंगी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन सैंक्शंस के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं याद दिलाना चाहूंगी सबको कि इस यूक्रेन में जो हो रहा है इसका हल सिर्फ यूरोपियन फॉर्मेट में हो सकता है। और इसमें मैं याद दिलाऊंगी कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स जो हुए थे 2014 में पहले हुए थे, और 2015 में जो मिन्स्क अग्रीमेंट दूसरा हुआ था उसमें एक फॉर्मेट बनाया गया था। उसका फॉर्मेट का नाम है नॉर्मैंडी फॉर्मेट, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया, इनके बीच बातचीत होनी चाहिए और इनके बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम का हल निकलना चाहिए। एक्चुअली जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट था जो 2015 के फरवरी महीने में हुआ था, उसमें ये 13 पॉइंट थे और उसमें ये भी बिल्कुल लिखा हुआ था कि बातचीत होगी और ये जो ब्रेकअवे रीजन्स हैं जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का, इनको सिग्निफिकेंट सेल्फ ऑटोनॉमी मिलेगी। ये लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है यूक्रेन में, ये बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रही है। और 2014 में भी जो अग्रीमेंट हुआ था, जो मिन्स्क अग्रीमेंट 1, जो सेपरेटिस्ट डोनेट्स्क और लुहांस्क सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के बीच हुआ था, उसमें ये था कि बहुत लोग तब तक मर चुके थे, हजारों में लोग मर चुके थे। और फिर वो जो अग्रीमेंट थी उसमें बिल्कुल कोई फॉर्मेट सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा मिन्स्क 2 अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसमें जर्मनी और फ्रांस और रशिया को जोड़ा गया था और उसमें था कि सेल्फ ऑटोनॉमी दी जाएगी। क्योंकि ये सेल्फ ऑटोनॉमी का प्रोसेस कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए ये जो स्थिति है वहां इन 2 रीजन्स में, ये बिल्कुल बिगड़ती गई और इसकी वजह से आज जो है इस नौबत तक आ गई है कि रशिया ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, इनकी इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो मेरा तो ख्याल है कि यूरोपियन फॉर्मेट, नॉर्मैंडी फॉर्मेट, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया है, नॉर्मैंडी फॉर्मेट को रिवाइव करना चाहिए। इसमें बातचीत होनी चाहिए और इस सिलसिले का हल उसी तरीके से मिल सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स यूज करने चाहिए। और मैं देखती हूँ कि सारे लोग, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, यूएस भी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि डिप्लोमेटिक फॉर्मेट हम यूज करेंगे। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हमारे लोग हम वहां भेजेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि ये फॉर्मेट अगर रिवाइव हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वॉर का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस रूस, तो सीधे तौर पर बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच की ये लड़ाई और ये तनाव और ये टकराव रह नहीं गया है और समूचे विश्व तक जब फैलता है और अमेरिका उसमें आगे बढ़कर कई सैंक्शंस लगाता है रशिया पर और अपनी तरफ से चेतावनियां देता है पुतिन को, तो उसमें सीधे सीधे इन्हीं 2 महाशक्तियों के बीच वो टकराव हो जाता है। हालांकि जो विश्व व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में अगर एक मोटी लकीर दुनिया के 2 धड़ों में देशों के नजर आती है तो उसका कारण है ये जो आप हमारे सामने इस समय नक्शा देख रहे हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। एम्बेसडर प्रकाश, ये समझाइए कि अच्छा इस समय नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन एम्बेसडर केसी सिंह हमारे साथ हैं।
सर ये समझना चाहते हैं आपसे कि इस परिस्थिति में भारत के लिए सबसे सही स्थिति वही है जो इस समय हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से हमें विवाद में पड़ना नहीं है। देखिए, ये हमेशा जो नॉन अलाइनमेंट थी, चाहे उससे हम लोग कहते हैं हम ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गए अब, लेकिन ये स्थिति इस टाइम सही है क्योंकि हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात हैं वो सही रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी एक लाइन आएगी, अगर रूस उस लाइन के पार चला जाता है, फिर हमें चुप रहना मुश्किल होगा। क्योंकि यूक्रेन की अगर ऊपर नॉर्थ से, जो बेलारूस की बात अभी जर्नैल साहब कर रहे थे, वहां से अगर इनकी बॉर्डर को क्रॉस करके फोर्सेस यूक्रेन के अंदर आती है तो वो हिंदुस्तान को शांत रहना मुश्किल होगा। हम यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, हालांकि वहां इस समय रूस प्रिजाइड कर रहा है इस महीने, लेकिन अगर वहां होने के बावजूद और हम ये कहते हैं हमें परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, तो दुनिया ये पूछेगी कि अगर आप बोलते ही नहीं जब कोई बात गलत होगी, अगर बिल्कुल ये सरासर इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, तो फिर आप परमानेंट मेंबर बनने का क्या मतलब है। तो इसलिए बिल्कुल शांत नहीं रह सकते। लेकिन हालांकि इस समय तक सही है क्योंकि अभी तो सिर्फ उसी एरिया में इनकी फोर्सेस गई हैं जहां पे एक तरह से रूस का अभी तक कंट्रोल था। हालांकि फौज नहीं भेजी थी, उन्होंने सिविलियन क्लोथ्स में लोग अंदर भेजे हुए थे, फौजी थे, लेकिन उनमें कपड़े दूसरे डाले। इन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बना लिए हैं, जैसे अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में यूज किए हैं। तो एक वागनर नाम की कंपनी है, उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हुआ है जो पुराने रिटायर्ड फौजी दूसरों को इकट्ठे करके कपड़े सिविलियन डालते हैं, लेकिन वो काम फौज का करते हैं। अभी तक तो कंट्रोल उनका था डॉनबास एरिया में कुछ हिस्से में। अब उसमें जब फौज इनकी सीधी अंदर चली गई है, अब देखना ये है कि वहीं तक रुकते हैं या पूरे उस एरिया पे कंट्रोल करने की, जिसको डॉनबास कहते हैं, वो पूरा इनके कंट्रोल में नहीं है। जो वहां के प्रांत है उनका कोई तीसरा हिस्सा ये कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उसमें पूरा अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे। उससे ज्यादा देखने की बात है कि जो इंटरनेशनल इनकी बाउंड्री है यूक्रेन की, उसको पार करती हैं क्या इनकी फौजें। तो फिर उस पे निर्भर होगा कि आगे क्या होता है। फिर हिंदुस्तान को उस समय मुश्किल होगा कि हिंदुस्तान कंडेम ना करे या ये ना कहे कि रूस का ये कदम गलत है, लेकिन अभी तक हम सही चल रहे हैं। जलनता हसनैन, आपका रुख क्या होगा इस पर, क्योंकि दुनिया अपनी तरफ से बार बार कहती है अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देंगे, और वो रूस करता है और दुनिया वो सारी चीजें कर चुकी है अपनी तरफ से। वो बड़े देश कर चुके हैं, जिस तरह के सैंक्शंस लगाने की बात थी, अब रूस के सामने सिर्फ वो दुनिया खड़ी है जिसने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब आगे क्या, हिंदुस्तान को अपना रुख जाहिर करना चाहिए या फिर अभी की पॉलिसी ही जारी रहेगी? देखिए, जो एम्बेसडर केसी सिंह ने अभी बताया है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, मगर उसी को लेकर एक और पहलू मैं आपको समझाता हूं। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, भारत का सेल्फ इंटरेस्ट, हमें रूस का इंटरेस्ट या अमेरिका का इंटरेस्ट या नेटो का इंटरेस्ट नहीं देखना है। हमें देखना है अपना इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि इस इलाके में शांत होना चाहिए, ठंडक होनी चाहिए, ताकि अमेरिका और उसकी फौजें तो नहीं चलिए, अब बाकी देश जितने हैं वो मिलाकर इंडो पैसिफिक के तरफ अपनी तवज्जो दे सके, और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर किसी हालत में चीन जो है वो हावी ना हो सके। रूस जो है और चीन के बीच में इतना ज्यादा जो है संबंध ताकतवर, तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं हमें रूस के साथ चलना पड़ेगा। और अभी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं उसको इशू, ये सिचुएशन बेस के ऊपर मैं देखता हूं, उस पर टिप्पणी करता हूं। मैं समझता हूं कि रूस की फौजें जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर नहीं क्रॉस करती हैं, प्रॉक्सी के जरिए करती हैं। डॉनबास में भी वो प्रॉक्सी के जरिए कर रही हैं, पिछले 8 साल से प्रॉक्सी के जरिए कोशिश करती हैं कंट्रोल को बढ़ाना, तो वो भी हमारे लेवल के अंदर टॉलरेंट है हमारे लिए, हमें इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने मेलबर्न में उन्होंने हैंडल किया इसको, जब कोशिश की जा रही थी कि इस इशू को डिस्कस करें बनिस्बत के इंडो पैसिफिक को। उसके बाद म्यूनिख सिक्योरिटी समिट में उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया है पूरा वहां पर। अभी वो फ्रांस में है। मतलब भारत का भी जो रोल है वो समझ रही है दुनिया। बेशक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आखिर में हमारा एम भी तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाना है, तो हमें अपने आप को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश
के तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो मगर वो स्थिति जब आएगी, और मैं नहीं समझता हूं कि वो स्थिति आने वाली है, ये ब्रिंकमैनशिप टू द हिल्ट जिसको कहते हैं वो चलती रहेगी। रूस इसको कैनॉट अफोर्ड टू आइसोलेट इटसेल्फ, वो नहीं इस तरह से कर सकता कि मिलिटरीली वो अपने पूरे एग्स इन द बास्केट एक ही जगह पर लगा दे। वो इसको एक लेवल तक ले जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद इसको कैलिब्रेट करके वापस लाने की कोशिश। एम्बेसडर सीकरी, इसमें चाइना की भूमिका कहां देख रही है? क्योंकि जब चीन का इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से हो जाता है तब भारत को और ज्यादा सोचना पड़ता है, और हमारे तो ऐसे मौका परस्त पड़ोसी भी हैं जो सीधे मिलने चले जाते हैं ऐसे समय पर ताकि अपना किरदार भी उसमें ढूंढ लें। जी, चीन की जो रोल है, जो रोल अदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही वारिसम है, क्योंकि ये जो सब उक्रेन में हो रहा है इसका फायदा लॉन्ग टर्म में सिर्फ चीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि सारा अटेंशन और जो वायलेशंस चीन कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान के ऊपर, उन वायलेशन से पूरी दुनिया की नजर हट गई है, इंडो पैसिफिक से नजर हट गई है और यूरोप में डाइवर्ट हो गई है। मेरा तो ख्याल, मैं कई दिनों से ये कह रही हूं कि अमेरिका में और यूके में वो जो जुट हैं, जो पक्ष हैं, जो चीन के पक्ष में हैं, वो चाह रहे हैं कि उक्राइन में जितनी गड़बड़ हो वही अच्छा है, क्योंकि चीन से सब अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और चीन के साथ जो मामला है पहले की तरह चल जाएगा। तो इसलिए जो है हमें भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़ाई ना हो। इसलिए मैं कहती हूं कि हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल में रोल चल रहा है वो बिल्कुल सही है। हम दिखा रहे हैं कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम टॉक्स के जरिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहते हैं। और एक बार ये नॉर्मैंडी फॉर्मेट शुरू हो जाए, इसमें जो वाकई यूएसए इसमें नहीं है तो, लेकिन इसलिए शायद नॉर्मैंडी फॉर्मेट कहीं नहीं चल रहा, लेकिन अगर यूएसए अपने आप को थोड़ा सा लेस स्ट्राइडेंट तरीके से बताए और नॉर्मैंडी फॉर्मेट को चांस दे, तो ये जो उक्रेन में क्राइसिस सिचुएशन है वो हट जाएगी, वो डिफर हो जाएगी और इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी नजर, पूरी दुनिया की नजर फिर से जुट जाएगी। मेलबोर्न में जो हुआ, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की, इंडो पैसिफिक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें बड़े अच्छे उनके नतीजे हुए, उनको कामिल करना है, उन्हें इंप्लीमेंट करना है, उसके बजाय ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि चीन, हालांकि उसने जरूर रूस की तरफ बयान दिया है और कहा है कि वो रूस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और पर्दे के पीछे जरूर चीन इसमें जरूर खुश होगी कि उनसे नजर हट गई है। और ये हमें बिल्कुल ये करना है कि यूरोप से नजर हट जाए, इसको टॉक्स के फॉर्मेट में लगाया जाए और हम इंडो पैसिफिक की तरफ पूरी नजर की दुनिया लगाएं। चीन का रुख जनरल दयाल आपसे भी समझेंगे, पहले गौरव सावंत ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 14 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचेंगे मारियोपोल, और मारियोपोल से करीब 120 किलोमीटर और आगे वो इलाका है जहां पर इस समय जबरदस्त गोलाबारी हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। तो ये वो ट्रेन है जिसमें हम जाएंगे। ये पश्चिमी यूक्रेन से पूर्वी यूक्रेन तक का सफर है जो लगभग 14 घंटे का सफर होता है। तो आइए हम आपको अब इस यात्रा पर लिए चलते हैं। हम लोग पिछले लगभग 10 घंटे से सफर कर रहे हैं। बीती शाम 7 बजे ये सफर शुरू हुआ था और इस समय ये जो यूक्रेन का इलाका है ये बेहद खूबसूरत यूक्रेन का इलाका है। पूर्व की तरफ हम पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं और वैसे यहाँ अभी भी कुछ इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है और इसे रशिया का, एक तरह से यूरोप का ग्रेन बास्केट या ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल अनाज की उपज बहुत है बल्कि कोयले का खनन भी है और यहाँ गैस भी है। और कई लोग तो यही प्रश्न उठा भी रहे हैं कि कहीं ये सारा विवाद पश्चिम के देश और रूस के बीच यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज और गैस के कंट्रोल के लिए तो नहीं है। देखिए खूबसूरत ये इलाका, लगभग अभी 3 घंटे का सफर और है। तो हम लोग इस समय मारियोपोल और मारियोपोल से डोनेस्क के रास्ते पर हैं
और खासा लंबा सफर है इस ट्रेन में, आरामदायक भी है। ये सेंट्रली हीटेड ट्रेन है, जैसा आप वहां देख सकते हैं। इस ट्रेन में टेम्परेचर कंट्रोल भी है और टेम्परेचर कंट्रोल में अभी 22 डिग्री के आसपास रखा गया है तापमान ट्रेन में। जो असल तापमान बाहर 0 से 1 डिग्री कम है। रात में यहाँ पारा बहुत गिर जाता है और जैसा बाहर देख भी सकते हैं कि कई जगह बर्फ जमी भी हुई है रास्ते में। हम लोगों ने अपना सारा सामान, सारे मोबाइल फोन चार्ज कर लिए हैं, बैटरीज कैमरे की सब चार्ज कर ली हैं, क्योंकि अब आगे मालूम नहीं बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक्स्ट्रा बैटरीज भी इस बैग में है और पूरी तरह से चार्ज है। अच्छा, हालांकि ये 14 घंटे लंबा सफर है, लेकिन ट्रेन में चाय कॉफी तो मिलती है, खाने को कुछ नहीं मिलता। और ये बात हमको ट्रेन में बैठने से बिल्कुल पहले ही पता चली। तो वहीं एक सुपरमार्केट से हमने खाने पीने का कुछ सामान ले लिया। ये यहाँ रूस की बहुत फेमस ब्रेड कहलाती है, इसको बस आप जल्दी से खाते रहिए। तो हमने 6-7 ये पैक करा लिए हैं और थोड़ा सा दूध रख लिया है अपने साथ, क्योंकि अब आगे मालूम नहीं कितना खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। और कुछ बिस्किट इस तरह के रख लिए हैं। तो अगले करीब 24 से 48 घंटे तक का खाना तो हम अपने साथ लेकर ही चल रहे हैं। वहां मिल गया तो बेहतर है, नहीं मिला तो इससे थोड़ा कुछ दूरी तक खाते खाते 2 दिन तो निकाल देंगे और उसके बाद फिर उस इलाके से सुरक्षित लौटने का प्रयास करेंगे। तो अगर युद्ध जैसे हालात कहीं पर बनते हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल जरूर रखना होता है और इसीलिए वहां पर जाते हुए न सिर्फ सैनिक बल्कि एक रिपोर्टर भी अगर वहां पर जा रहा है तो उसे इन चीजों की तैयारी करनी होगी। जनरल दयाल, चाइना के एंगल की बात हम कर रहे थे। चीन इस पूरे मामले में अपने लिए क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत शातिराना उसका रुख दिख रहा है इस समय, और ये भारत के लिए कितनी चिंता की बात हो सकती है? देखिए, चीन का, जैसे एम्बेसडर सीकरी ने कहा, चीन अल्टीमेट गेनर है इसका, और चाइना चाहता है कि किसी ना किसी तरह से ये युद्ध जारी रहे, नाटो या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए और रशिया भी इन्वॉल्व हो जाए। चाइना भी रशिया का कोई लॉन्ग टर्म, अगर किसी को बेनिफिट है रशियन वीकनेस का, तो सबसे पहला बेनिफिशियरी चाइना है। अगर आप साइबेरिया और पूरा ईस्ट देखें तो खाली पड़ा है रशिया, और चाइना जो है वो एक दिन जरूर, उसकी ये इंटेंशन है कि उसकी पॉपुलेशन उसमें एक्सप्लोड करे। तो चाइना का इसमें बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूं, इंस्टिगेटर है चाइना इसमें कंप्लीट। अगर अकेले रशिया को ये सब करना होता, उसको कहीं ना कहीं तो उसकी एक रशियन और चाइनीज कहीं ना कहीं तो एक मीटिंग्स हुई होंगी जिसमें ये सब डिस्कस हुआ होगा थोड़ा बहुत। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडिया जो है वो एक डोमिनेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमारा रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक है, पर हमारे पास इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक कोर है आज वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक कोर किसी के पास नहीं है। हमारी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं हम रशिया के बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, पुतिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अगर इसमें किसी का लॉस है, अल्टीमेट लॉस है, मैं समझता हूं तो रशिया, यूक्रेन और पोर्शन ऑफ यूरोप जो है उसका है। बाकी अल्टीमेटली अमेरिका का भी कोई लॉस नहीं, बिकॉज वो लाइव लूज नहीं करेगा, लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर कुछ हुआ भी तो कोई, मतलब आपके हिसाब से हमें डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमें यूक्रेन से और रशिया के बीच में हमारे पास स्ट्रेंथ है साहब, हम बहुत बड़े, देखिए हमारा और रशिया का आर्म्स के सिवाय कोई ट्रेड नहीं है, शायद 1.2% ट्रेड है, लेकिन हमारा रशिया का एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, हमारे यूक्रेन के साथ रिलेशंस हैं, बहुत पॉपुलेशन है यूक्रेन और रशिया में जो इस लड़ाई को नहीं चाहती होगी। मैं समझता हूं हमें एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए फॉर पीस, ना कि एक वेट एंड वॉच पीस। मेरा अपना मानना यह है। और बिकॉज चाइना को हमें बिल्कुल न्यूट्रल करना चाहिए, चाइना का हर कदम हमें सोचना चाहिए। चाइना चाहता है लड़ाई हो, चाइना चाहता है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, रशिया वीक होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन से यूरोप भी वीक होगा अल्टीमेटली, बिकॉज 37% ट्रेड यूरोप और मेनलैंड यूरोप और रशिया का है। तो इस पूरे गेम में, और इंडिया को भी इन्फ्लेशन हिट करेगी, ऑयल प्राइसेस जाएंगे, तो इंडिया को मैं समझता हूं प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कोर है जो बहुत प्रोफेशनल है, इतनी बड़ी किसी डेमोक्रेसी के पास नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि चाइना का इसमें रोल है, वो चाहता है लड़ाई हो, अमेरिका भी इतना लूजर नहीं है, डिस्टेंट में। मीरा शंकर, आपकी राय क्या है, आपका रुख क्या है? भारत को पढ़ना चाहिए अभी इसमें?
अभी देखना चाहिए कैसे स्थिति आगे बढ़ती है, क्योंकि जो भारत करेगा उसका प्रभाव स्थिति पे नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि दोनों जो हमारे मित्र हैं, यूएस या रूस या तीनों यूरोप, इनमें से कोई ना कोई किसी को लगेगा कि हम किसी के पक्ष में हैं, किसी के खिलाफ हैं। हम तो दोनों के साथ बनाए रखना चाहते हैं। भारत ने ये कहा है और सरकार ने ये कहा है कि ये जो भी समस्या और स्थिति और तनाव यूक्रेन में है, ये बातचीत से हल करना चाहिए, कूटनीति से हल करना चाहिए, और किसी भी देश को ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए जिससे स्थिति और बिगड़े। तो एक तरीके से हम चाह रहे हैं कि मामला यहीं पे रुक जाए। जो रूस है उसके भी अपने हित हैं यूक्रेन में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो नेटो से घिर जाए, और ये आश्वासन चाहता है कि नेटो और पूरब की ओर नहीं आएगा, यूक्रेन जॉर्जिया को अपने सदस्यता नहीं देगा। दूसरी तरफ अमेरिका है, वो चाहता है कि वो कहता है कि किसी देश से हम कैसे कहें कि आप इस अलायंस को में सदस्य नहीं बन सकते, जो वो चाहता है वो करना चाहिए। तो एक तरीके से दोनों नैरेटिव्स बहुत फर्क हैं, और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अभी हटने वाले नहीं है आसानी से। अगर रूस और कदम लेता है तो मुझे लगता है और प्रतिबंध लगेंगे। पर इनका प्रभाव क्या होगा रूस पे, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रूस की जो फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति है अभी बहुत अच्छी है, 2013-14 से कहीं बेहतर है। और चीन जो है, अगर ये प्रतिबंध नहीं मानता है और मानेगा भी नहीं, तो वो प्रतिबंध तोड़ने में रूस की मदद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से पश्चिमी देशों को भी सोचना चाहिए कि कूटनीति की जरूरत है। दबाव से जो है स्थिति सुधरने वाली नहीं है, बल्कि बिगड़ने के आसार और बढ़ते हैं। सैन्य कार्रवाई एक बार शुरू हो गई, उसके बाद सब खत्म। हालांकि छिटपुट घटनाएं तो हो रही हैं और रूस ने अपनी तरफ से आक्रामकता में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।